Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 67 from Modern Indian History series. And in this lecture, we will study Communist Party of India. The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex, overwhelming tasks into small, manageable tasks and then starting on the first one. Amazing technique. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है इसके काफ़ी कम सोर्सेस आपको मिलेंगे। तो ये जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेगी ये आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले, जिससे आपका पूरा एक नज़रिया क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इस पार्टी का। आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। ओके, सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन और ये आप आंसर कर पाएंगे जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे। उसके बाद मैंने जो मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, देखते हैं इस बार उससे किसने कंप्लीट किया है। उन लोगों के नाम है विनीता बिस्वास जी, पूजा भारद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी और साक्षी द्विवेदी जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यू पोस्ट किए और आपने हमें जो एमसीक्यू पोस्ट किए हैं उन्हें हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिख रहा है। ये फ्लैग होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। उसके साथ साथ इस फ्लैग में आपको दो सिंबल्स दिख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये हैमर है और ये जो आपको दिख रहा है ये सिकल है। ये जो हैमर होता है ये रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स को और ये जो सिकल है ये रिप्रेजेंट करता है पीजेंट्स को। यानी ये जो पार्टी है ये नॉर्मली अगर देखेंगे तो जनरली ये पीजेंट्स और वर्कर्स के उन डेवलपमेंट के लिए काम करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड कलर होता है कम्युनिज्म का। ये सब चीजें हैं जो हम स्टडी करेंगे। ये जो सिंबल है ये अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, रशियन रिवॉल्यूशन के वक्त ये अडॉप्ट किया गया था। तो लेनिन जो थे वो रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर थे एक टाइम पे, तो उन्हीं के कारण ये रशियन रिवॉल्यूशन आया था। तो ये सब चीजें अभी हम स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले, सब टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजन क्या थे कि कम्युनिज्म स्प्रेड हुआ इंडिया में। दूसरा है फॉर्मेशन कैसे हुआ इस पार्टी का। उसके बाद हम आइडियोलॉजी देखेंगे, क्या आइडियोलॉजी रहती है इस पार्टी की। उसके बाद हम कुछ फेजेस देखेंगे, जैसा फर्स्ट फेज देखेंगे इसमें हम 3 कॉन्स्पिरेसी केसेस पढ़ेंगे। पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस और कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ये 3 कॉन्स्पिरेसी केस हम पढ़ने वाले। उसके साथ साथ हम सेकेंड फेज देखेंगे जिसमें हम पीरियड ऑफ पॉलिटिकल विल्डरनेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम थर्ड फेज पढ़ेंगे। थर्ड फेज जो था उसमें हम पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, ये जो अपनाई थी कम्युनिस्ट जो ग्रुप्स थे उन्होंने, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फोर्थ फेज पढ़ेंगे जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 और कम्युनिस्ट सॉमरसॉल्ट जो है ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ फिफ्थ फेज जो रहेगा यहाँ हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग ट्रांसफर नेगोशिएशन, जब पावर ट्रांसफर किए जा रहे थे इंडिया को, जब ब्रिटिश ये देश छोड़ रहे थे तब क्या रिएक्शंस थे, ये सब हम पढ़ेंगे। और आखिरी में हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे क्या रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इस देश के लिए। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बेसिक और छोटी सी आइडिया देना चाहता हूँ कम्युनिज्म की। हालांकि मैं कम्युनिज्म आपको बहुत ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं बता सकता क्योंकि ये लेक्चर कम्युनिज्म का नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म इज अ थियरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है इस देश में ये पूरी प्रॉपर्टी कम्युनिटी होल्ड ओन करती है। ओके, सो प्रॉपर्टी इज ओन बाय कम्युनिटी। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसमें जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर पूरी कम्युनिटी
कम्युनिटी होती है, ना कि एक अकेला इंसान। तो इसका ओनर पूरी कम्युनिटी होगी। वो पूरे लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर रहे, चाहे वो ओनर रहे, सभी के सभी उसके ओनर हो जाएँगे। सो उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने भी लोग होते हैं, जो काम करते हैं इस ऑर्गनाइज़ेशन में, वो पूरे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपने हिसाब से हो सकता है जो, और रिसीव और जितना भी है, वो रिसीव करते हैं उनके एबिलिटी के हिसाब से और उनके नीड्स के हिसाब से। जितना लगता है उतना ही रखना चाहिए आपने, और जितना आप कंट्रीब्यूट करना कर सकते हो उतना आपने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा इसमें मान्यता होती है कम्युनिज़्म में। तो ये कम्युनिज़्म की एक छोटी-सी डेफिनिशन है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है क्या? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई कहा जाता है, ये ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। हालाँकि इंडिया में काफ़ी सारे कम्युनिस्ट पार्टीज़ रहे हैं छोटे-मोटे, बट ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो ये इट इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्टीज़ ऑफ द कंट्री, है ना, कंट्री हमारे देश में जितनी भी नेशनल पार्टीज़ है उसमें से एक है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसके ये कब बनाई गई, इस पे काफ़ी अलग-अलग व्यूज़ आते हैं। तो मार्क्सिस्ट जो होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले, मार्क्सिज्म वाले, तो उनका आइडिया थोड़ा अलग है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनका थोड़ा अलग है। तो सबका अलग-अलग फाउंडेशन है। बट अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो डेट मेंटेन कर रही है, इसका जो फाउंडेशन डे है, वो 26 दिसंबर 1925 को माना जाता है। यही एक्सेप्टेड डेट है बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो हम भी इसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि रीजंस क्या रहे, रीजंस बिहाइंड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। तो कम्युनिज्म जो है ये इंडिया में क्यों बढ़ा? तो सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में रिवॉल्यूशन आया। और अगर हम देखेंगे तो लेनिन जो थे, उन्होंने पूरा रशिया में क्रांति लाके दिखाई, जिसमें एक जो राजा रूल करता था उसको हटा के लेनिन ने जो रूल था वो कम्युनिज्म के आधार पे स्थापित किया था। आप जानते हो कि वर्कर्स जो होते हैं वो वही, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही ओनर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रशिया में रिवॉल्यूशन आया था। सो ये रिवॉल्यूशन से हम लोग काफ़ी इंस्पायर हो गए थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग इसलिए इंस्पायर हो गए थे क्योंकि इंडिया भी चाह रही थी कि ऐसे जो एक पावर है इस देश में ब्रिटिश, उनको भी हम निकाल के फेंक दें, जैसे कि रशिया में निकाल के फेंक दिया है उन्होंने उस राजा को, और इस तरह से हम भी अपना रूल एस्टैब्लिश करें। तो रशिया रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर हो गए थे। सो ये जो कम्युनिज्म है, इसके थ्रू अगर रशिया में रिवॉल्यूशन आ सकता है तो इंडिया में भी आएगा। यही एक अट्रैक्शन का सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन बनता है टुवर्ड्स कम्युनिज्म। दूसरी अगर हम बात देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो उस वर्ल्ड वॉर जब होता है तो आपको पता है कि जितने भी प्राइजेस है, वो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ गई थी, काफी सारी चीजों की महंगाई बढ़ गई। दूसरी बात ये थी कि रैपिड इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। इंडस्ट्रीज बढ़ने से क्या होगा? तो ग्रोथ ऑफ प्रोलेटरेट। सो प्रोलेटरिएट यानी क्या? तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रोलेटरिएट यानी वर्किंग क्लास। देखिए, आप अगर देखोगे तो एक इंडस्ट्री अगर बनती है तो उसमें वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स बढ़ने के कारण प्रोलेटरिएट बढ़ेगा। तो प्रोलेटरिएट बढ़ेगा, और एक ओनर होगा। ओनर जो है वो प्रोलेटरिएट को एक्सप्लॉइट करता था, जिसके चलते इनको तकलीफ जाती थी। अब ये लोग भी इस तकलीफ को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म स्पेशली वर्कर्स के लिए बना हुआ है। सो ये काफी इसके तरफ इंस्पायर होते जा रहे थे। प्रोलेटरिएट जितने बढ़ते जाएंगे उतना कम्युनिज्म बढ़ता जाएगा। दूसरी बात ये थी कि इंडिया में धीरे-धीरे ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू हो गया और अलग-अलग ट्रेड यूनियन बनने लगे। तो वर्कर्स जो थे, उन्होंने तो अपने यूनियंस बनाएँगे ही कम्युनिज्म के चलते, पर जो ट्रेडर्स थे, क्योंकि वो भी परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ट्रेडर्स को अपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहे थे। तो उन्होंने अपना यूनियन बना लिया, और वो यूनियन के चलते वो लोग कहीं न कहीं अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। तो उस चीज़ के चलते स्ट्राइक्स होने लगी, जो भी उनके साथ जितना भी अत्याचार होगा उसके चलते स्ट्राइक्स होगी। और इसी के बाद अगर हम देखेंगे तो स्ट्राइक्स होगी तो कुछ ना कुछ आपको एक पार्टी की ज़रूरत होगी, एक ऑर्गनाइज़ेशन की ज़रूरत होगी। तो यही सब आपको प्रोवाइड कर रहा था कम्युनिज़्म यहाँ पे। उसके साथ-साथ एस.ए. डांगे जो थे बॉम्बे के, एस.ए. डांगे यानी श्रीपाद अमृत डांगे जी, तो वो जो थे बॉम्बे के, उन्होंने एक पैम्पलेट जो है उसको पब्लिश किया, जिसका 1921 में बॉम्बे में, जिसका टाइटल था गांधी वर्सेस लेनिन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गांधी और लेनिन जो है, इन दोनों के अप्रोच जो है उसको यहाँ पे बताया गया था, गांधी और लेनिन का। लेनिन किस तरह से काम करते हैं और गांधी किस तरह से करते हैं। और आखिरी में ये वहां तक उन्होंने एक तरह से रिजल्ट या फिर कंक्लूजन निकाला था इस पूरे जितनी भी चीजें लिखी थी उसके चलते, कि जो लेनिन है ये बेटर है दोनों में। तो ऐसा श्रीपद डांगे थे, उन्होंने ये चीज यहाँ पे लोगों तक पहुंचाई थी, जिसके चलते लोग लेनिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी। सो इस तरह से ये कम्युनिज्म जो था ये बढ़ता जा रहा था इस देश।
उसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशियली फॉर्म्ड हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। ये हमने ऑलरेडी देखा स्टार्टिंग में ही। ऐसे ही इन्होंने हमको डेट दी हुई, और ये जो डेट यहाँ पे लिखी हुई थी यही डेट एक्सेप्टेड डेट है, इसलिए हम भी यही डेट याद रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है, सबसे पहले ऑफिशियली ये स्टेटेड है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था कानपुर में, उस वक्त उसको कानपुर ऐसा ये नाम दिया हुआ था। सो ये वहां पे एक उनका मीटिंग हुआ था कानपुर में, और यहाँ पे ये जो पार्टी थी इसको फॉर्म किया गया था। एसवी घाटे जो थे वो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बनते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक जो वर्जन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाला, तो मार्क्सिस्ट जो है, जैसा ये अगर हम देखेंगे तो ये सीपीआई जो ये मार्क्सिस्ट लेने, अगर हम देखते हैं तो ये सीपीआई जो ये सिर्फ मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट जो है उनका ये मानना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये ताशकंद में बनाया गया था ऑन 17 नवंबर 1920। तो ताशकंद में इसकी स्थापना हुई थी ऐसा माना गया है इनके द्वारा। तो ये पहला बार नहीं है जो इंडिया में स्थापना की जा रही है, इसके पहले ताशकंद में भी स्थापना हुई थी ऐसा मार्क्सिस्ट का मानना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेकेंड कांग्रेस है ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सेकेंड कांग्रेस, सो ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मीनिंग होता है एक असेंबली होती है। जो कम्युनिस्ट है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनकी एक असेंबली होती है, उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, हमको आगे क्या करना है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है कम्युनिज्म का, ये सब चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये होता है, इस तरह का चलता है। तो यहाँ पे इसको कॉमिंटन भी कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में कहा जाएगा कॉमिंटन। ये देखिए COM यहाँ M यहाँ का लेते हैं और इंटर्न यहाँ का लेते हैं, तो कॉम इंटर्न ऐसा भी कहा जाता है। आगे ये वर्ड आएगा तो याद रखिएगा। सो ये इस तरह से एक स्थापना होती है ऐसा माना जाता है। तो हम ये चीजें तो आगे पढ़ने ही वाले। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों ने इसकी स्थापना की थी वो थे एक तरह से एम एन रॉय, उसके साथ साथ एविलिन ट्रेंट रॉय, रॉय की वाइफ थी ये, अबानी मुखर्जी, रोजा फेटिंगॉफ, अंबानीज की वाइफ थी ये, अबानी जो थे उनके वाइफ थी, मोहम्मद अली, अहमद हसन, ये अहमद हसन नाम से भी जाने जाते थे, मोहम्मद शफीक सिद्दीकी और हसरत मोहानी, रफीक अहमद, MPT आचार्य एंड सुल्तान अहमद खान तरीन। तो इन लोगों ने मिलकर स्थापना की थी ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी की। सो ये सब चीजें यहाँ पे आपको पता चल चुकी है। सो 1920 में जो माना जाता है कि ये बनाया गया था ताशकंद में, उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो है ये सब लोग थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ड्यूरिंग 1920s और अर्ली 1930s है ना, तो 1920s का टाइम था या फिर आप 1930s के शुरुआत का जो टाइम था, उसमें जो पार्टी थी वो बहुत बैडली ऑर्गेनाइज थी, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। क्योंकि पूरे इंडिया में अगर देखोगे तो बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप बने हुए थे छोटे छोटे, तो एक कोई बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पे बन नहीं पा रही थी, और नेशनल कोऑर्डिनेशन बहुत कम था इन सब के बीच में। तो छोटी छोटी पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, छोटे छोटे ग्रुप एग्जिस्ट करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज थी उन्होंने जितने भी कम्युनिस्ट एक्टिविटी थे उसको बैन कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश की जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी। ब्रिटिश की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की तरफ थी। सो कम्युनिज्म को वो इस देश में स्प्रेड होने नहीं देना चाह रहे थे, तो उस कारणवश इन्होंने पूरी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज जो देश में चल रही थी उसको बैन करना शुरू किया, जिसके चलते एक बहुत बड़ी यूनाइटेड पार्टी नहीं बन पा रही थी। तो यही रीजन था कि ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी ये पार्टी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि बिटवीन 1921 टू 1924 ये जो टाइम है, इस टाइम पे इनके ऊपर 3 कॉन्स्पिरेसी केसेस भी चलाई। मैंने जैसे कि बताया, अगर कम्युनिस्ट कुछ भी करना चाहेंगे तो उनको बैन कर देगी ब्रिटिश सरकार। तो यहाँ पे वो जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उसके चलते उनके ऊपर कुछ केसेस चलाई थी कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंडर। तो यहाँ पे हम अगर देखोगे तो फर्स्ट पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस थी, सेकंड जो थी वो मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस चली थी, और थर्ड जो थी वो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस चली थी। तो हम ये तीनों केसेस अभी स्टडी करने वाले, सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो इस तरह से ब्रिटिश जो थे केसेस चला चला के, ट्रायल्स चला चला के कम्युनिज्म जो है उसको स्प्रेड होने से इंडिया में रोकने का प्रयास कर रहे थे। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आइडियोलॉजी बता देता हूँ, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। जो कम्युनिस्ट लोग थे उनकी आइडियोलॉजी सिंपल थी, कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करते थे। मार्क्स वही इंसान थे जिन्होंने कम्युनिज्म जो है ये टर्म लाई थी। तो मार्क्स जो थे और लेनिन जो थे, एक तरह से देखोगे तो इनको फॉलो करते थे। सोशलिज्म को फॉलो करते थे, जिसमें अगर आप देखोगे तो पब्लिक ओनरशिप होती है पूरी तरह से, कम्युनिज्म में पूरी कम्युनिटी ओन करती है। सेक्युलरिज्म अगर देखोगे तो जो रिलीजन के आधार पे नहीं चलते, वो लोग जो सभी रिलीजन को इक्वल मानते हैं वो लोग सेक्युलर होते हैं।
सो ये सेक्युलरिज्म जो है इसको भी फॉलो करते थे, तो ये इनकी एक आइडियोलॉजी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो आइडियोलॉजी आपने पढ़ ली, तो यहाँ पिछले स्लाइड में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये कॉन्स्पिरेसी केस हम पढ़ने वाले, और यहाँ से शुरू होता है कम्युनिस्ट पार्टी के स्टडी का फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज जो चला वो 1920 से 1929 तक चला। इसे पीरियड ऑफ 3 कॉन्स्पिरेसी केसेस कहा जाता है। देखिएगा अच्छे से, ये जितनी भी चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ ये पूरी अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये चीज़ों के सोर्स बहुत लिमिटेड है और मैंने ये चीज़ें काफ़ी रिसर्च करके बनाई हुई हैं। सो आप लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और लिखते रहेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट केस है जिसका नाम है पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि चलिए 1922 से 1927 एडी के बीच में। सो हम देख लेते हैं ये पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस क्या थी। इट वॉज ट्रायल अगेंस्ट द मुहाजिर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है मुहाजिर्स। सो ये जो मुहाजिर है इसका मीनिंग क्या होता है, तो मुहाजिर यानी इमिग्रेंट, यानी कहीं बाहर के देश से आया हुआ इंसान ये माना जाता है। सो ये केस जो चली थी ये बाहर से जो लोग आए थे उनके साथ चली थी। तो ऐसे जो कम्युनिस्ट जो बाहर के देश से आके इंडिया में छुप गए थे, तो दे ट्राई टू स्नीक इन इंडिया, इंडिया में छुपे हुए थे, रशिया से आए थे। और क्यों आए थे, क्योंकि वो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे जहां पे ब्रिटिश रूल कर रहा है। सो ब्रिटिश कैपिटलिज्म को लेके था और यहाँ पे कम्युनिज्म स्टार्ट करना चाहते थे। ऐसे लोग जो यहाँ पे मिले थे उनके खिलाफ ये केसेस चलाई जा रही थी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 केसेस चलाई गई थी जो कि 1922 से 27 के बीच में चली थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सबसे पहले अगर देखोगे तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के आजू बाजू के जो देश है वो भी सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वहां पे जितने भी ब्रिटिश रूल कर रहे थे वो सब इससे डर चुके थे कि कम्युनिज्म जो है वो कहीं देश में बढ़ ना जाए। इसीलिए इन लोगों को पकड़ के, जो कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाह रहे उन्हें पकड़ के उनके खिलाफ ये लोग चाह रहे थे कि कोई एक्शन ली जाए। सो ये एक अकेली केस नहीं है, इट वाज नॉट अ ओनली केस जो पॉपुलर हुई थी। ऐसी काफी सारी केसेस चली थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यंगस्टर जो थे उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, इनको इंस्पायर कर रही थी। तो ऐसी काफी सारी केसेस थी। उसमें से एक है कानपुर बोल्शेविक केस जो मई 1924 में चली थी। तो ये सब भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस थी जो मुहाजिर्स के खिलाफ चली थी, जो कि इंडिया में छुपे हुए थे। तो ये फर्स्ट केस जिसको कहा जाता है पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद हम जो सेकंड केस पढ़ने वाले हैं वो है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि चली थी 1924 एडी में। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया में काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे थे। जनरली अगर देखेंगे तो यंगस्टर्स इस कम्युनिज्म के फिलॉसफी से, कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी से, जिसके चलते इंडिया में कम्युनिज्म बढ़ रहा था और बाहर से भी कुछ लोग आए थे। सो अगर हम देखेंगे तो एक नई एक कम्युनिस्ट आए थे इंडिया में, जितने भी इंडियन कम्युनिस्ट के तरह बन रहे थे, वो सब लोगों को ब्रिटिश अभी हटाना चाह रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इनके खिलाफ ये केसेस चलाई जा रही थी जिसको कहा जाता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। अगर हम देखेंगे तो एम.एन. रॉय हो गए, मुजफ्फर अहमद हो गए, एस.ए. श्रीपाद अमरुद डांगे हो गए, शौकत उस्मानी हो गए, नलिनी गुप्ता हो गई, उसके साथ साथ सिंगरावेलु छेट्टियार हो गए या गुलाम हुसैन हो गए। ये सबको गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा था और इनके खिलाफ ये केसेस चलाई जा रही थी। और उन पे चार्ज क्या लगाया था, इनको पकड़ा क्यों था? चार्ज ये था कि टू डिप्राइव किंग एम्परर of his sovereignty of British India by complete separation of India from imperialistic British by violent revolution, है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका ये कहना था, यहाँ मान्यता थी कि जो मान्यता यानी ऐसा हुआ ही था कि ब्रिटिश जो है वो हम पे रूल कर रहे थे, और अगर रूल कर रहे हैं तो हम सब जो है वो एक किंग है उसके अंडर आए हुए हैं। तो ये जो है वो हमारे जो जिसका हमें फॉलो करना है वो किंग होंगे, और उनकी जो सोवरेनिटी है उसको हमें फॉलो करना है ब्रिटिश इंडिया में। किंग जो कहेंगे वही यहाँ पे डिसीजन होंगे। आप अपने आप से कोई रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते, उस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। तो यही सब इन पे चार्जेस लगाए थे कि ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और एक वायलेंट रिवॉल्यूशन इंडिया में लाना चाह रहे हैं, जिस तरह से रशिया में आया था। वही रशिया में एक किंग को हटा दिया था, तो इंडिया में भी यही साजिश चल रही है, ऐसा इनका कहना था। और इसी को कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जिसमें एम.एन. रॉय एंड एटसेट्रा ऐसे डांगे ये सब के खिलाफ यहाँ पे केसेस चलाई गई थी, जो 1924 एडी में थी। इस तरह से कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस चली। उसके बाद जो अगली केस चलती है वो है मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1929 एडी में चलती है। 1929 एडी में जो चली है मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें हम आपको सबसे पहले ये बता, दिस वॉज इमेंस पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, है ना। तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है पॉलिटिकली अगर देखा तो, राजनीतिक तौर पे, क्योंकि अगर देखोगे तो इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए, है ना, तो वर्किंग क्लास के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे थे वो अपनी मूवमेंट चला रहे थे। और अगर हम देखेंगे तो जो कॉन्स्पिरेसी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी,
कि कम्युनिज्म इंडिया में ना बढ़े, इसीलिए हम लोगों को कहीं न कहीं या हमारे जो वर्किंग क्लास है उनको कहीं न कहीं ब्रिटिश जो है वो रोकना चाह रही थी कि वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और इसमें अगर हम देखोगे तो 31 लेबर लीडर्स थे, जिनके ऊपर एक केस चली थी और 3 इंग्लिश मैन भी थे। तो इंग्लिश जो थे वो भी जो लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, ऐसे ब्रिटिश लोग भी इनमें शामिल थे। तो इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी के केसेस लगाए थे। फिर से मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फर अहमद हो गए, एस.ए. डांगे हो गए, एस.वी. घाटे हो गए, डॉक्टर जी अधिकारी, पी.सी. जोशी, एस.एस. मिराजकर, शौकत उस्मानी, फिलिप स्ट्रैट, ये देखिए आप ब्रिटिश नाम आपको दिख रहा है। तो इन सबको एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके अलावा और भी लोग थे, तो इन सबको अरेस्ट किया गया था। इस कॉन्स्पिरेसी जो है कि ये इन पे चार्जेस ये थे कि ये ओवरथ्रो करना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इन सबको अरेस्ट किया गया था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, और जो भी ये कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं या फिर मिलिटेंट मेथड है, जो भी है वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ब्रिटिश को यहाँ से हटाना चाह रहे थे, इसके खिलाफ हम इन पे एक्शन लेंगे, जिसको कहा जाता है मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 1929 एडी में चली थी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हो रहा था, इसके चलते बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमारे तरफ ये हुआ कि मीरठ केस के कारण सिंपैथी मिली थी नेशनलिस्ट को। नेशनलिस्ट की जो सिंपैथी थी वो गेन कर ली थी इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा था कि इन लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। सो एक तरह से देखेंगे तो लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने मिली जो पॉजिटिव थोड़ी सी होती है कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट लोगों के लिए। अब हम एंटर करने वाले हैं सेकेंड फेज में, जो कि चला था 1929 से 1934 में, और इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉलिटिकल विल्डरनेस। सो पॉलिटिकल विल्डरनेस कैसा था ये भी हम देखेंगे। तो अब हम सेकेंड फेज में एंटर होते हैं। सेकेंड फेज में मैं आपको ये बता दूं कि सिक्स्थ कांग्रेस था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, ये 1928 में मिला। तो कांग्रेस क्या होता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, मैं आपको बता चुका हूँ। कॉमिंटर्न यानी अगर हम देखते हैं तो ये कांग्रेस यानी असेंबली होती है। तो ये 1928 में मिलते हैं। इनकी डिमांड ये थी कि जो इंडियन कम्युनिस्ट है उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट नेशनल लीडर, जो भी नेशनल लीडर्स है उनके खिलाफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्वराजिस्ट आए थे, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जो गांधीयन थे, जो गांधी के व्यूज को फॉलो करते थे, वो लोगों के खिलाफ, जो कि पैसिव रेजिस्टेंस को अपना हथियार मानते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये लोग पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह करते हैं, यानी ये लोग नॉन वायलेंट रहते हैं। तो ये सब चीजों के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, इनके खिलाफ हमें जाना है, ऐसा इसमें डिसाइड किया गया था। इंडियन कम्युनिस्ट को ये कहा गया था। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने टेक्निक लाई थी आर्म्ड रिवॉल्यूशन की। वो चाहते थे कि हम वायलेंस का इस्तेमाल करें और ब्रिटिश को यहाँ से हटा दे, जिस तरह से रशिया में हुआ है उस तरह से यहाँ भी हो। ये सब चीजें चाह रहे थे कम्युनिस्ट। तो ये सब चीजों को, पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह, नॉन वायलेंस जितने मेथड है, इसको इनका सपोर्ट नहीं था। सो इन लोगों ने खुद को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी दूर रखा था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देश में चली थी। उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? उन्होंने डिमांड रखी थी जमींदारी को एबॉलिश करना है। ये जमींदार जो है, जो अत्याचार कर रहे पीजेंट पे, उनको हटा देना चाहिए। जितने बैंक है उसको नेशनलाइज करना चाहिए, उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेने चाहिए पूरे बैंक्स। उसके साथ साथ शिपिंग इंडस्ट्रीज और टी प्लांटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्रोडक्शन वाली चीजें, ये सब चीजों को गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट के पास। क्योंकि प्राइवेट के पास रहेगी तो वो जो प्राइवेट ओनर होगा वो वर्कर्स के साथ अत्याचार करता रहेगा, उनको एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो ये सेकंड फेज में ये सब उन्होंने कार्य किए थे, जो रहा कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट का। उसके बाद हम आने वाले हैं थर्ड फेज में। जो थर्ड फेज चला वो 1935 से 1940 तक चला, और इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट। सो पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट किस तरह से होता है? तो यहाँ पे खुद को कम्युनिस्ट पार्टी एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहती थी ब्रिटिश के खिलाफ। तो यहाँ क्या हुआ? सबसे पहले 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। यानी यहाँ पे दिखता है कि इन लोगों की जो विचारधारा थी कम्युनिज्म की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी आते हुए दिख रही थी, सोशलिज्म वाली। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, उसकी स्थापना होती है। वो बनने के बाद सीपीआई जो है वो सबसे पहले इनको सोशल फैसिस्ट कहती है। ये बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको 35 के टाइम पे लेके जाने वाला हूं। तो थर्ड फेज के पहले क्या हुआ ये बता रहा हूं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, इसको सोशलिस्ट फैसिस्ट कहा जाता है। इस तरह से इसको विरोध किया जाता है कि ये फैसिज्म है, जो एक तरह से हम देखते हैं तो हिटलर या फिर जो मुसोलिनी या इटली है, जर्मनी इटली में चलता है, तो ये सब लोग इस तरह के लोग हैं। सो ये उनको कह दिया इन्होंने। एक लीग बनाई, लीग अगेंस्ट गांधीज्म, ऐसी एक उन्होंने खुद एक स्थापना की, एक
ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लीग अगेंस्ट गांधी, एक लीग बना दी कलकत्ता में। और ये किसने बनाई थी? तो अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने बनाई थी ये लीग, जो गांधीज्म के खिलाफ काम करना चाह रही थी। अब सबसे पहले क्या हुआ, एक कॉमिंटन हुआ। कॉमिंटन आपको बता चुका हूं मैं, क्या होता है कॉमिंटन? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये होता है। इसमें ये माना जाता है, कॉमिंटन ने ये डिसीजन लिया था कि इंडियन कम्युनिस्ट जो है उनको अपने रिलेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बदलने होंगे। अब तक वो यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो विरोध कर रहे थे, अब उनको विरोध नहीं करना होगा, अब उनको इनका सपोर्ट करना होगा और इनके साथ ज्वाइन होना होगा। तो ये जब आता है वहां से मैसेज, तो ये लोग कम्युनिस्ट जो थे वो ज्वाइन कर लेते हैं कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को यहाँ जो डिमांड थी कि हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना, वो डिमांड को भी ये सपोर्ट कर देते हैं। सो ये लोग अभी कम्युनिस्ट जो थे वो एंटर होने लगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। ये क्यों हुआ, अभी आगे आपको सीन पूरा क्लियर होगा। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने अडॉप्ट कर ली पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट अलॉन्ग विद आईएनसी एंड सीएसपी। सो मैं आपको यहां सबसे पहले बता दूं कि ब्रिटिश जो थे वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उसको बैन कर रहे थे। अब यहाँ जब बैन की जा रही थी कम्युनिस्ट पार्टी, सो बैन करते वक्त मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिज्म को यहाँ पे रोकना चाह रही थी ब्रिटिश, और कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर रही थी। सो ये सब चीजों के चलते इनको भी कोई बड़ा एक प्लेटफॉर्म होना था, बड़ी पार्टीज होना था। तो इसीलिए ऐसा था कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसको ज्वाइन कर लीजिए और सीएसपी जो है उस पर अपना डोमिनेंस बना लीजिए, धीरे धीरे सीएसपी को अपने कब्जे में ले लीजिए, ताकि आपके पास एक बड़ी पार्टी रहेगी जो कि बैन नहीं की है ब्रिटिश ने। तो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा था। सो ये अगर हम देखेंगे तो ईयर 1936 में आरपी दत्त और ब्रैडले जो थे, इन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट बनाया था इंडिया में, जो कि एक पार्टी की तरह काम कर रहा था। तो एक पार्टी थी, तो दत्त ब्रैडले थीसिस उन्होंने लिखा था, तो इसको दत्त ब्रैडले थीसिस भी कहा जाता है। तो दत्त ब्रैडले थीसिस में क्या लिखा था? तो उन्होंने ये कहा कि आईएनसी जो है उन्होंने सबसे पहले एक पीपल्स फ्रंट का काम करना चाहिए, एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की तरफ से लड़ेगी, इस तरह का उन्होंने एक रोल अपना निभाना चाहिए, ये कहा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कांग्रेस का जो लेफ्ट एलिमेंट है कांग्रेस में, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको हमने स्ट्रांग बना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके कांग्रेस को ही हम लेफ्टिज्म की तरफ लाके उसको ही हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म पूरा कांग्रेस में भर दे। इस तरह से एक सोचा हुआ था यहाँ पे, जिसको दत्त ब्रैडले थीसिस कहा जाता है। और जितने भी राइट एलिमेंट्स है, जो राइटिस्ट होते हैं, उन सबको उखाड़ के फेंक देना चाह रहे थे कांग्रेस से। तो कांग्रेस में उन्हें नहीं रखना चाह रहे थे, और कांग्रेस को एक तरह से लेफ्टिस्ट बनाने की यहाँ पे एक तरह से एक थीसिस था, एक लिखा गया था, एक प्लान था। सो ये सब चीजें यहाँ पे हुई। इसी कारणवश ऐसा माना जाता है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फिर आईएनसी है, इसको सपोर्ट किया था यहाँ पे, ऐसा इनको मैसेज आया था कॉमिंटर्न से, ताकि इंडिया में भी सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म जो है ये बढ़ता रहे। सो ये सब चीजें यहाँ हुई। सो कम्युनिस्ट जो थे, दे ट्राइड टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर सीएसपी, है ना। तो कम्युनिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर खुद का पूरा कब्जा जमाना चाह रहे थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो प्लान था, ये प्लान एक्सपोज हो गया, और ये प्लान पता चल गया जो भी लीडर्स थे उनको, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स को। और 1940 में जो कम्युनिस्ट थे उनको रिमूव कर दिया गया यूनाइटेड फ्रंट से। जो इन तीनों ने मिलकर एक फ्रंट बनाया था, और ये इनका मानना था कि हम तीनों मिलकर काम करेंगे, ये फ्रंट बनता है यूनाइटेड, यानी सबका मिलकर एक फ्रंट बना है। इससे इनको हटा दिया गया, और इनकी जो पॉलिसी थी यूनाइटेड फ्रंट बना के आगे आगे बढ़ने की, वो पॉलिसी यहाँ पे खत्म हो गई। ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इस तरह से इनका थर्ड फेज चला, जो कि चला 1935 से 1940 के बीच में। धीरे धीरे यहाँ पे फोर्थ फेज में आते हैं हम। अब हम देखते हैं फोर्थ फेज जो कि चलता है 1941 से 1945 तक। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर टू का, और यहाँ पे कम्युनिस्ट समर सॉल्ट आपको देखने मिलता है। समर सॉल्ट का मीनिंग होता है जिसमें हम उल्टी जंप ले लेते हैं। तो यही सब यहाँ चला था। तो देखते हैं ये किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सितंबर 1939 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद हम ये देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश को अपोज किया था, क्योंकि एक पैक्ट हुआ था म्यूचुअल इंटरेस्ट, अ पैक्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन हिटलर एंड स्टालिन। अब हिटलर जो है ये जर्मनी के है, और जो स्टालिन जो है ये रशिया के है। अब ये स्टालिन को इनका सपोर्ट रहेगा, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो रशिया वाला है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हिटलर और स्टालिन अगर मिल जाते हैं, तो जो वर्ल्ड वॉर का ग्रुप था उसमें हिटलर और जो अगर हम देखते हैं तो अलाइड और एक्सिस, अलाइड और एक्सिस ऐसे दो जो ग्रुप थे। तो एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आते हैं हिटलर और स्टालिन। अभी इनका तो एक पैक्ट था पहले, ये वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले ये पैक्ट हो गया था 1939 में। बट ये पैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे अगर दिख रहा था कि हिटलर अगर अपोजिट साइड में ब्रिटिश के, तो हमें हिटलर को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हिटलर एक तरह से देखेंगे तो स्टालिन के साथ उनका पैक्ट हुआ है। सो इसीलिए आपको ब्रिटेन जो है उसको अपोज करना होगा। तो इसीलिए ब्रिटिश जो है उनको अपोज कर दिया कम्युनिस्ट ने। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जून 1941 को जो हिटलर थे उन्होंने रशिया पे ही अटैक कर दिया। रशिया पे अटैक होने के बाद रशिया ने अलाइड ग्रुप को ज्वाइन कर
कर लिया जिसमें ब्रिटिश आते थे वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू में जब ऐसा हुआ तो जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा उन्होंने उल्टी एक जंप ले ली थी। सो ये सब चीजें आपको दिखती है। अब ब्रिटिश को अगर सपोर्ट कर रहे हो और ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया में कुछ मूवमेंट चला रहे हैं हमारे नेशनलिस्ट, तो उसका अपोज तो करेंगे ही ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी। सो क्विट इंडिया मूवमेंट का यहाँ पे अपोज कर दिया गया। जुलाई 1942 की बात है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बैन रखा था कम्युनिस्ट पार्टी पे वो भी उठा लिया। ये बैन उठाने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी अब इस पोजीशन में आ चुकी थी कि वो खुद को स्ट्रांग बना सकती थी। इंडियन कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को तक अपोज किया, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी ने हाथ मिलाए थे हिटलर के साथ या फिर जापान के साथ। तो यहाँ पे उनका ये कहना था कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो रशिया है वो दूसरे तरफ है। सो उन्होंने इवन जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको भी क्रिटिसाइज किया और उनको उन्होंने कहा एजेंट ऑफ एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर के ये एजेंट है, जो एक्सिस पावर यानी हिटलर या फिर जो जापान है उनको सपोर्ट करते हैं, उनके एजेंट है, उनके लिए लड़ रहे हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे कही गई। तो इस तरह से एक उल्टी जंप ले ली थी यहाँ पे फोर्थ फेज में जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने। उसके बाद हम आने वाले आखिरी फेज में जिसको कहा जाता है फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज जो था ये 1946 से 47 के बीच में चला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ट्रांसफर नेगोशिएशन चल रहे थे, यानी यहाँ पे ट्रांसफर की जा रही थी पावर, यानी ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रहे थे इस समय पे, और पावर किसको मिलेगी, किसके हाथ में ये देश दिया जाएगा और फिर ब्रिटिश इस देश को छोड़ेंगे, ये सब डिसीजन लिए जा रहे थे। तब अगर देखेंगे तो कम्युनिस्ट की जो पॉलिसी थी वो फिर से बदल गई। सीपीआई जो थी वो कांग्रेस के साथ और बाकी के पार्टीज के साथ आके मिल गई। और अगर हम देखते हैं कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि कुछ इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चले थे, तो यहाँ ट्रायल में आपको बता दूं कि यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने अपोज किया था, बट अचानक से उन्होंने अपना जो पॉलिसी था उसको बदल के जो आईएनए के ट्रायल्स था उसके खिलाफ की जो मूवमेंट चल रही थी, जो केसेस चल रहे थे इंडियन आर्मी नेशनल आर्मी वालों के खिलाफ, वो उसके खिलाफ जो मूवमेंट चली उसमें उन्होंने सपोर्ट कर दिया आईएनसी और बाकी पार्टीज को। तो सीपीआई का सपोर्ट दिखने लगा। 1946 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया। बात अलग है कि उनको बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिला। आपको पता है 1946 में इलेक्शन हुए थे, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, बट उनको सक्सेस नहीं मिला। उनको जो सक्सेस था वो बहुत लिमिटेड था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उनको सक्सेस मिल पाया। कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपने बनाई है, जो कि पूरी तरह लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए हैं लोगों को यहाँ इस असेंबली में, तो उसको फिर से बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बनाया जाए। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग होता है कि जितने भी लोग हैं जो एडल्ट है उन सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए। तो जितने लोग अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे उन सबको लोगों द्वारा चुने हुए रहेंगे, हर इंसान द्वारा चुने हुए रहेंगे, ना कि लिमिटेड लोगों द्वारा। सो ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, ये भी उन्होंने डिमांड की। उन्होंने धीरे धीरे जैसे इंडिया में जब आता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सवाल, तो आप यहाँ पे देखोगे तो काफी बहस चल रही थी कि किस तरह से बनाया जाए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी काफी यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसके चलते ठीक से काम नहीं हो पा रहे थे। सो इन्होंने ये भी कहा, कम्युनिस्ट ने एक आइडिया भी दी थी कि आईएनसी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा एक अलायंस बनना चाहिए। और हमने अभी ब्रिटिश रूल के खिलाफ हमारी फाइनल फाइट दिखाना चाहिए, हम सब ने एक हो जाना चाहिए और ब्रिटिश के खिलाफ अभी लड़ना चाहिए, ये वक्त आ चुका है, ये भी उन्होंने कहा। तो इस तरह से एक पॉलिसी एकदम बदलती हुई दिखती है। और अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे जब इस देश में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये राजी हो जाती है कि ब्रिटिश के साथ वो डिस्कशन करने को तैयार है, जो भी चीजें आगे क्या करना है उस पे, तो इसका अपोज करना शुरू कर देती है आईएनसी का और ये कैबिनेट मिशन प्लान का या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जितने भी एक्शन लिए जा रहे, स्टेप ली जा रही है, ये सब चीजों का अपोज करना शुरू कर देते हैं कम्युनिस्ट। सो कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने एक किस तरह से पार्टीशन होना है, अब यहाँ पे ये डिसाइड तो हो गया था कि पार्टीशन इस देश का होना है। सो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है पार्टीशन करना है देश का, तो जैसे सोवियत का हुआ है ना उस तरह से कीजिए। आप यहाँ पे पूरा मल्टीनेशनल स्टेट्स बनाना शुरू कीजिए। मल्टीनेशनल स्टेट जो है जैसे सोवियत में होते हैं, सो सोवियत यूनियन जो है जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, यूएसएसआर में अलग अलग अगर हम देखते हैं सो अलग अलग कंट्रीज है और ये कंट्रीज पूरी आके मिली हुई है, बट इन सबकी नेशनलिटी अलग है। सो सब अलग अलग देश आप अपने, वैसे इंडिया को अलग अलग देश बना दीजिए और सबको एक करके एक इस तरह का सोवियत की तरह पार्टीशन कीजिए। यानी ये सब जितने भी अलग अलग देश बनेंगे वो एक जैसा यहाँ यूनियन में रह रहे वैसे यहाँ पे रहेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो ये बाल्कनाइजेशन जो है, बाल्कनाइजेशन की तरफ ये मूव था जो कि एक थोड़ा सा गलत दिख रहा था, ऐसा भी मानना है हिस्टोरियंस का। सो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को सीपीआई ने जो हमको इंडिपेंडेंस मिला था उस इंडिपेंडेंस को फॉल्स फ्रीडम कहा था। उन्होंने कहा था कि ये फेक है, ये कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आज भी हम बंधे हुए हैं, कल
किसी और के हाथ में थे, आज किसी और के हाथ में हम बन चुके हैं, ऐसा इनका कहना था। तो सीपीआई ने इसको भी अपोज किया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने पीजेंट मूवमेंट भी शुरू किए बाद में धीरे धीरे नॉर्थ बंगाल और तेलंगाना में, क्योंकि ये जो दो एरिया है नॉर्थ बंगाल और तेलंगाना का एरिया, इस पे कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस था, इसीलिए ये लोग यहाँ पे कुछ पीजेंट मूवमेंट शुरू कर पाए, किसानों को लेके कुछ मूवमेंट शुरू कर पाए, जिसमें तिभागा मूवमेंट आता है, तेलंगाना अपराइजिंग आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे काफी सारे उन्होंने शुरू किए थे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। पीजेंट अपराइजिंग में ये दोनों टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, तो ये आपको अभी पता ही है। सो ये सब यहाँ पे चले थे। सो इस तरह से इनका 5th फेज रहा, जो कि थोड़ा सा अलग रहा। हर बार एक फेज अलग दिखा हमें कम्युनिस्ट पार्टी का। सो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उनके काम रहे इस देश में। अब हम देख लेते हैं कि पूरा ओवरऑल क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो अभी आप देखिए, आप खुद ही क्रिटिकली एवेल्युएट कर सकते हैं चीजों को। आप सपोर्ट में भी चीजें लिख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, अपोज में भी लिख सकते हैं। मैं आपके पास दोनों चीजें बता चुका हूँ पूरे लेक्चर में। सो आप अपना व्यू रख सकते हैं, जो भी आपका व्यू होगा वो आंसर में आप रख सकते हैं। सो मैं कोई एक पर्टिकुलर व्यू को यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन क्या रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ये रहा कि अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो उसको उन्होंने बनाया भी, और काफी जो बनी हुई थी उसको उन्होंने सपोर्ट भी किया। सो पीजेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्कर्स की हो गई, स्टूडेंट्स की हो गई, डिप्रेस्ड क्लासेस की हो गई, जो लोग कुछ ना कुछ चीजों को लेके एक्सप्लॉइट किए जाते थे, जिन पे अन्याय होते थे, अत्याचार होते थे, उनके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ क्यों किया है इस देश में, ये तो पक्का है। उन सबको उन्होंने यूनाइट किया। पूरे पीजेंट जो थे उनका यूनियन बनाया, उनको यूनाइट किया, वर्कर्स का यूनियन बनाया। तो ये सब चलते रहा। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ट्रेडर्स जो है उनका भी यहाँ यूनियन बनाया गया था, जैसा कि कांग्रेस ने बनाया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया था। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, जिसको अटक कहा जाता है, इसको भी उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, और ट्रेडर्स जो थे उनके भी यूनियन के लिए उन्होंने काम किए। उसके साथ साथ ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई, जिसको AIKS कहा जाता है, जो कि काम करता है पीजेंट्स के लिए। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बनाया गया, IPTA, जो लोग थिएटर में काम करते हैं, जो थिएटर्स होते हैं, आपको पता है नाटक और ये सब चलते हैं, उन सब के लोगों को भी इंक्लूड करा लिया। तो बड़े बड़े लोगों को, जब उन्होंने उन लोगों के राइट्स के लिए काम किए, तो वहां से बड़े बड़े लीडर्स इसको ज्वाइन होने लगे कम्युनिस्ट पार्टी को। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाया, AISF, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाया, जो लोग लिखते हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिले, उनके जो राइट्स है वो सिक्योर हो राइटर्स के। सो ये भी एक एसोसिएशन बनाया गया था। ऑल इंडिया स्टेट्स पब्लिक कॉन्फ्रेंस बनाया गया, जिसको AISPC कहा जाता है। तो ये लोग कौन है? सो जैसे प्रिंसली स्टेट्स और ये सब होते हैं ना, वहां के जो लोग हैं उनके जो राइट्स है प्रिंसली स्टेट के लोगों के, वो सिक्योर हो, और उनके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम हो सके, इसलिए ये चीजें यहाँ बनाई गई। तो ये सब चीजें बनाई गई थी इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस तक। तो धीरे धीरे और भी काफी सारी चीजें आए, धीरे धीरे वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया, वुमेन के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। तो इस तरह से वो आगे आगे बनाते गए। बट मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो हिस्ट्री में यहाँ तक आपको अभी पता चल चुका है। सो ये कंट्रीब्यूशन रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हमने यहाँ पे पूरे जितने भी हमारे टॉपिक थे ये पूरे कवर कर लिया, रीजंस देख लिए, फॉर्मेशन देख लिया, आइडियोलॉजी देख लिया, फर्स्ट फेज देख लिया, 3 कॉन्स्पिरेसी केस हमने देखे, सेकंड फेज हमने यहाँ पे देखा, थर्ड फेज देखा, फोर्थ फेज, 5th फेज, और कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी हमने देखा। सो अभी आप ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, ये आप अभी आराम से लिख सकते हैं। सो अब टाइम हो चुका है मेक MCQ चैलेंज को, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ के उनको सॉल्व करने का। सो विनीता जी, पूजा जी, स्नेहल जी और साक्षी जी ने हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस भेजे, आइए हम इन्हें स्टडी करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेक MCQ चैलेंज क्या है। सो मेक MCQ चैलेंज जो है, ये मेरा खुद का एक इनिशिएटिव, माय ओन इनिशिएटिव है, जिसमें मैंने आपको एक टास्क दिया है, एक चैलेंज दिया है कि आप लोग जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको MCQs बनाना है, और उसको पोस्ट करना है आपके नाम के साथ, 4 ऑप्शन के साथ। और अगले आने वाले लेक्चर में आपका ये जो क्वेश्चन है वो पब्लिश किया जाएगा विथ योर नेम। यह आप लोगों की तरफ से एक हेल्प होगी सभी एस्पिरेंट को, कि आप MCQ की प्रैक्टिस करा के लेंगे सबसे, और उसके साथ साथ आप लोग एक तरह से MCQ बना रहे तो आप MCQ सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो आपको एक्सपर्ट बनाना, यही मेरा एक उद्देश्य है, ये मेरा मोटिव है, तो ये जरूर पूरा होगा, ये मैं जानता हूँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो विनीता जी ने हमें जो भेजा है वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। सो आज का जो टॉपिक था उसके पिछला जो लेक्चर था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इससे रिलेटेड ये रहेंगे। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर है मेरा, वो इसे देख ले ताकि आप MCQ सॉल्व कर पाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें विनीता जी ने भेजा है वो है, वन ऑफ द डिमांड raised by Congress Socialist Party was abolition of revenue hike, recognition of occupancy rights of tenants, formulation of agrarian policy, none of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी।
एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा है और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? अच्युत पटवर्धन, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। एक और अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। अगला क्वेश्चन भी हमें विनीता जी ने भेजा है और क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट एडवोकेट द boycott of British goods and invasion of taxes. It wanted to establish dictatorship of proletariat. It advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. Options आया 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3, none of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। सो विनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे एमसीक्यू पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने और क्वेश्चन है, assertion गांधी जी was not in favor of Congress Socialist Party. Reason, as he was against the class wars, violence and abolition of capitalism. A and R are true. R is correct explanation of A. A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। एक और क्वेश्चन पूजा जी ने भेजा है और क्वेश्चन है, why socialism? The relevance of socialism in India. The book was written by यूसुफ मेहर अली, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण या मीनू मसानी। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा और क्वेश्चन है, assertion the Congress Socialist Party was founded in 1934. Reason, it was due to left influence in the INC. Both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of the above। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन पूजा जी। और पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी ने और क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हु प्लेड अ की रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आचार्य नरेंद्र देव, पीसी जोशी, जयप्रकाश नारायण या जेबी कृपलानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। अगला एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा है, विच पार्टी डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज वी आर प्रैक्टिकल party and in a new situation it is our task not only to evolve a new form of struggle for it but also to advance new slogan, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी का एक और क्वेश्चन है, हु वाज गांधीजी's कैंडिडेट डिफीटेड बाय सुभाष बोस इन कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1939? पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो अब्दुल कलाम आजाद या वल्लभ भाई पटेल। सो ये एक और क्वेश्चन रहा स्नेहल जी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भेजे। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है वो साक्षी द्विवेदी जी ने भेजा है, जो कि आखिरी क्वेश्चन रहेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस टॉपिक से। और क्वेश्चन है, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP फाउंडेड एंड डिसॉल्व्ड इन विच ईयर? 1943 to 68, 1923 and 1938, 1934 and 1948, 1954 and 1988। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षी जी। साक्षी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना अच्छा क्वेश्चन भेजा। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे। उसके अलावा अगर जिन्होंने ये लेक्चर देखे उन सबको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन ये मेरे फेसबुक पेजेस, इन्हें फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर मेरा इंस्टाग्राम ID है और श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर में बने रहने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करें, हार्ड वर्क करे, स्मार्ट वर्क करे, अपना ख्याल रखे, अच्छे से डाइट ले, अच्छे से एक्सरसाइज करे, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और मैं श्रेयस बढ़िए आपसे इसी उम्मीद के साथ अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।